अब आते हैं आज की दूसरी स्टोरी पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाली नोएडा की किशोरी रुचिका सिंह का मामला अब केवल एक वायरल वीडियो या एफआईआर तक सीमित नहीं रह गया। देखिए, अदालत, पुलिस, सोशल मीडिया, नाबालिग के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सभी सवाल अब इस मामले के केंद्र में। पीएम मोदी की ओर से माफ करने का संदेश आने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर खारिज कर दी, लेकिन कानूनी राहत मिलने के बावजूद रुचिका और उसकी मां की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अब दावा है कि धमकियों और पता लीक होने के कारण उन्हें 3 बार घर बदलना पड़ा। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली नोएडा की किशोरी रुचिका सिंह पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पहले उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फिर उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया और इसके बाद पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। लेकिन अब घटनाक्रम ने नया मोड़ भी ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उसे माफ किए जाने का संदेश सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया था। इसका मतलब ये है कि अब उस मामले में उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि कानूनी राहत मिलने के बावजूद रुचिका और उसके परिवार का ये कहना है कि उनकी परेशानियां खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, एफआईआर खारिज होने के बाद रुचिका सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी करके देशवासियों से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उससे गलती हुई और उसने अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त किया। इस वीडियो के बाद कई लोगों ने इसे सकारात्मक कदम बताया, जबकि कुछ लोगों का ये मानना था कि सार्वजनिक जीवन में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं किया जाता। बड़ी अभद्र भाषा थी। यानी कि कानूनी विवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक बहस अभी भी इस मुद्दे पर जारी है। रुचिका सिंह के वकील अनिल कुमार के अनुसार सबसे बड़ी समस्या एफआईआर में दर्ज पते के सार्वजनिक हो जाने के बाद शुरू हुई। उनका कहना है कि एफआईआर में पता सामने आने के कारण कई अज्ञात लोग उसके घर पहुंचने लगे। वकील का यह भी दावा है कि लगातार धमकियां और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते रुचिका और उसकी मां को अब तक 3 बार अपना ठिकाना भी बदलना पड़ा है। पहले वो नोएडा स्थित अपने घर से फरीदाबाद में एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए, लेकिन वहां भी कथित तौर पर धमकियां मिलती रही उन्हें, जिसके बाद उन्हें एक और अज्ञात स्थान पर जाना पड़ा। रुचिका सिंह का यह भी आरोप है कि सोशल मीडिया पर उसे लगातार रेप और जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। उसके वकील का यह भी कहना है कि कुछ लोग उनके घर तक पहुंचने भी लगे थे, जिससे परिवार को अपनी सुरक्षा को लेकर के बड़ी चिंता भी हुई थी। और उनका यह भी दावा है कि केवल सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग ही नहीं, बल्कि सीधे संपर्क कर धमकाने की कोशिश भी की गई है। हालांकि इन धमकियों के संबंध में एजेंसियों की ओर से क्या कार्रवाई हुई, इस पर अभी कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आई है। देखिए, रुचिका के वकील अनिल कुमार ने एफआईआर की प्रक्रिया पर भी हालांकि सवाल उठा दिए थे। उनका ये कहना था कि जब शिकायत दर्ज हुई तब रुचिका की उम्र केवल 14 वर्ष थी। 1 अगस्त को वो 15 वर्ष की हुई। वकील का दावा है कि एफआईआर में उसकी उम्र का उल्लेख तक नहीं किया गया और ये एफआईआर एक वकील की शिकायत पर दर्ज हुई थी, जिसमें वायरल वीडियो का हवाला दिया गया था। और शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत यहाँ मानहानि, जानबूझकर अपमान और सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान देने जैसे आरोप लगाए गए थे। अब जबकि एफआईआर खारिज हो चुकी है, वकील का ये कहना है कि शुरुआत से ही पूरी प्रक्रिया में कई कानूनी खामियां थी। देखिए, सोशल मीडिया पर रुचिका सिंह की जो उम्र है उसे लेकर भी कई तरीके के दावे किए गए। कुछ पोस्ट में उसे 25 वर्ष की युवती बताया गया, जबकि कुछ लोगों ने दावा किया कि वो किसी सैलून में काम करती है। रुचिका के वकील ने भी इन सभी दावों को गलत बताया। उनके अनुसार रुचिका केवल 15 वर्ष की नाबालिग छात्रा है और दिल्ली के एक स्कूल से अपने ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उसकी मां एक सिंगल पेरेंट है और निजी ट्यूशन पढ़ा करके परिवार का पालन पोषण वो करती हैं। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल एफआईआर में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि वकील का यह आरोप है कि एफआईआर से पता सार्वजनिक होने के बाद ही राजनीतिक रूप से जुड़े कुछ लोग और अन्य उपद्रवी तत्व उनके घर पहुंचने लगे। अगर किसी व्यक्ति, विशेष करके नाबालिग का पता सार्वजनिक हो जाए तो उसकी सुरक्षा पर गंभीर असर इससे पड़ सकता है। यही कारण है कि कई मामलों में अदालतें और जांच एजेंसियां पीड़ित या नाबालिग की पहचान और व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखने पर विशेष जोर देती हैं। और रुचिका सिंह का मामला अब केवल एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है, इसमें कई महत्वपूर्ण पहलू जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाएं। इसके अलावा सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के प्रति भाषा की मर्यादा, नाबालिगों से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और ऑनलाइन धमकियां, एफआईआर में व्यक्तिगत जानकारी की
सुरक्षा, ये सारे मामले हैं और इन्हीं कारणों से ये पूरा जो मामला है कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक तीनों स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर भले ही अब खारिज हो चुकी हो और उसमें सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली है उसने, लेकिन उसके परिवार का ये दावा है कि अब भी सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारियां और कथित धमकियों ने इस विवाद को और संवेदनशील बना दिया है। आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि कथित धमकियों की जांच किस दिशा में बढ़ती है और क्या संबंधित एजेंसियां परिवार की सुरक्षा को लेकर के कोई अतिरिक्त कदम उठाती हैं जो ठोस होए, या ये मामला केवल एक विवादित बयान का बन के रहेगा, जो कि है नहीं। कानूनी और निजता, नाबालिगों की सुरक्षा, डिजिटल युग में जिम्मेदार व्यवहार से जुड़े कई अहम सवाल भी अपने सामने ये पूरा मामला खड़े कर रहा है।